आज की कहानी है खुशियों का समंदर। भाग 3। क्रूर समाज ने विधवा बहू अहिल्या को क्यों दी सजा। घर पहुंचकर अहिल्या ने गिरीश की मदद की बातें सरला और लालचंद को भी बताई। उन दोनों ने निर्णय लेने में समय नहीं गंवाया। तत्काल ही गिरीश को ऊंची तनख्वाह और सारी सुविधाएं देकर अपनी फैक्ट्री में नियुक्त कर लिया। शहर से बाहर जाने का सारा काम गिरीश ने बड़ी खूबी से संभाल लिया था। लालचंद हर तरह से संतुष्ट थे। समय पंख लगाकर उड़ान भरता रहा। गिरीश भी सेठ लालचंद परिवार के निकट आता गया। उसका भी तो कोई नहीं था। प्यार मिला तो उधर ही बह गया। अहिल्या ने गिरीश के बारे में सभी कुछ बता दिया था, सिवा उसकी जाति के। गिरीश को भी मना कर रख दिया था कि भूल कर भी वह अपनी जाति को किसी के समक्ष प्रकट न करे। पहले तो उसने आनाकानी की, पर अहिल्या के समझाने पर उसने इसे भविष्य पर छोड़ दिया था। अहिल्या जानती थी कि जिस दिन उसके सास ससुर गिरीश की जाति से अवगत होंगे, उसके प्रवेश पर रोक लग जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो घर का वातावरण थोड़ा संभला था। आरंभ में गिरीश संकुचित रहा, पर अपनी कुशलता, ईमानदारी और निष्ठा से उसने दोनों फैक्ट्रियां ही नहीं संभाली, बल्कि अपने मृदुल व्यवहार से लालचंद और सरला का हृदय भी जीत लिया था। गिरीश अब उनके कंपाउंडर में बने गेस्ट हाउस में ही रहने लगा था। सारी समस्याओं का हल गिरीश ही बन गया था। लालचंद और सरला की आंखों में अहिल्या और गिरीश को लेकर कुछ दूसरे ही सपने सजने लगे थे, लेकिन अहिल्या की उदासीनता को देखकर वे आगे नहीं बढ़ पाते थे। उसने एक सहकर्मी से ज़्यादा गिरीश को कभी कुछ समझा ही नहीं था। उसके साथ एक दूरी तक ही नज़दीकियां रखे थी। वह कई बार वह उन दोनों को समझा चुकी थी, पर लालचंद और सरला दिनों दिन गिरीश के साथ सारी दूरियों को मिटाते जा रहे थे। कभी लाड़ दुलार से खाने के लिए रोक भी लिया तो अहिल्या उसका खाना बाहर ही भिजवा देती थी। गिरीश का मेल जोल भी या क्रूर समाज स्वीकार नहीं कर सका। कोई ना कोई आक्षेप उनकी ओर उड़ता ही रहा। अजीज आकर एक दिन सरला बड़े मनमनोहर के साथ अहिल्या से पूछ ही बैठी, गिरीश तुम्हें कैसा लगता है? हम दोनों को तो उसने मोह ही लिया है। हम चाहते हैं कि तुम उसे अपने जीवन में स्थान देकर हर तरह से व्यवस्थित हो जाओ। है तो तुम्हारा बचपन का साथी ही। क्या पता इसी संयोग से हम सब उससे इतने जुड़ गए हों। हम भी कितने दिनों तक तुम्हारा साथ देंगे। यह समाज बड़ा ही जालिम है, तुम्हें यूं अकेले जीने नहीं देगा। नील की यादों के सहारे जीवन बिताना बड़ा कठिन है। फिर वह तुम्हें कोई बंधन में भी तो नहीं बांध गया है जिसके सहारे तुम जी लोगी। सब समय की बात है, वरना 1 साल कम नहीं था। प्रत्युत्तर उत्तर में अहिल्या कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर बड़े ही सादे स्वर में बोली, आप गिरीश को जानती हैं, पर उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को नहीं। मुझे भी कुछ याद नहीं है। क्या पता अगर हमारी आशाओं की कसौटी पर उसका परिवेश ठीक नहीं उतरा तो कुछ और पाने की चाह में उसके इस सहारे को भी खो बैठेंगे। मुझ पर अब किसी अफवाह का असर नहीं होता। अहिल्या नाम की शीला जो हूँ, जिसे दूसरों ने छला और लूटा, वे जिन्होंने लूटा देवता बने रहे, पर मैं अहिल्या जैसी पत्थर पड़ी किसी की ठोकर का इंतज़ार क्यों करूं? किसी राम के मैले पैरों की अपेक्षा भी नहीं है मुझे।
जैसे जीवन गुजर रहा है गुजरने दीजिए। पर आज तो सरला अपने मन की बात किसी न किसी तरह से अहिल्या से मनवा ही लेना चाहती थी। उनकी जिद को टालने के ध्यान से अहिल्या ने गिरीश से ही पूछ लेने को कहा और एक दिन लालचंद व सरला ने गिरीश से उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहा तो उसने भी छिपाना ठीक नहीं समझा और बेझिझक हो सभी कुछ उनके समक्ष उड़ेल कर उनकी जिज्ञासा को हर तरह शांत कर दिया। लालचंद तो तत्काल वहां से उठकर अंदर चले गए। अपनी सारी आशाओं और तुषारपात हुए देख सरला ने घबरा कर आंखें मूंद ली। गिरीश अपनी इस अवमानना को समझते हुए झटके से उठकर चला गया। पहाड़ के सबसे ऊंचे ब्राह्मण की मानसिकता निम्न जाति से आने वाले गिरीश को किस तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। दोनों फिर अवसाद में डूब गए। कहीं दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। हफ्ता गुजर गया पर ना गिरीश उन दोनों से मिलने आया और ना ही उन्होंने पहले की तरह मनोहर करके उसे बुलाया। इस संदर्भ में अहिल्या ने जब सरला से पूछा तो उनकी पलकें भीग गईं। आहत हो कर उन्होंने अहिल्या से कहा, गिरीश की जाति के बारे में क्या तुम्हें सच मालूम नहीं था? अगर था तो बताया क्यों नहीं? इतने दिनों तक क्यों अंधेरे में रखा? हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। पल भर में एक बार फिर प्रकृति ने हमारी आंखों से सारे सपने नोच लिए। कुछ देर अहिल्या सोचती रही, फिर उनकी आंखों में निर्भयता से देखते हुए बोली, मैं उसकी जाति से अनजान नहीं थी, लेकिन वह तो हमारी फैक्ट्री के अफसर होने के सिवा कुछ नहीं था और इससे जाति का क्या लेना देना। भरोसे का आदमी था, इसलिए सारे कामों को उसे सौंप दिया। लालचंद भी वहाँ पर आ गया थे। अहिल्या ने निसंकोच लालचंद से कहा, पापा, अगर अफवाहों के चक्रव्यूह में फंसकर आपने उसे फैक्ट्री के कामों से निकाल दिया तो उस जैसा भरोसे का आदमी फिर शायद ही मिले। आप दोनों के दुखों का कारण मैं ही हूँ। मैंने सोच लिया है यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने का। गिरीश आप दोनों की देख रेख कर लेगा। अगर उसे निकाला तो मैं भी उसके साथ निकल जाऊंगी। आपके साथ अपने नाम को फिर से जोड़ते देख मैं मर जाना चाहूँगी। यह जालिम दुनिया हमें जीवित ही निगल जाएगी। यह कहकर अहिल्या रो पड़ी। अपने सिर पर किसी स्पर्श का अनुभव करके अहिल्या ने सिर उठाया तो लालचंद को अपने इतने निकट पाकर चौंक गई। लालचंद बोल पड़े, गिरीश की परिवेश को भूलकर अगर हम हमेशा के लिए उसे अपना बेटा बना लें तो इसकी अनुमति तुम दोगी? अहिल्या ने सिर झुका लिया। आज वर्षों बाद लालचंद की विशाल हवेली फिर एक बार दुल्हन की तरह सजी हुई थी। मंच पर वर-वधू बने गिरीश और अहिल्या के साथ सेठ दंपति अपार खुशियों से छलकते सागर को समेट रहे थे। सारी कटुताएं को विस्मृत करते हुए इस खुशी के अवसर पर लालचंद ने दोस्त दुश्मन सभी को आमंत्रित किया था। कहीं भीड़ के समूह में उनकी उदारता की प्रशंसा हो रही थी तो कहीं आलोचना। पर जो भी हो, अपने हृदय की विशालता से उनके जैसे कट्टर ब्राह्मण ने गिरीश की जाति को भूल उसे अपने बेटे नील का स्थान देकर बड़ी ही क्रांतिकारी व अनोखा काम किया था। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तब तक के लिए
बाय।